नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं राकेश पाठक और प्राइम टाइम की शुरुआत हमेशा की तरह 5 बड़ी खबरों के साथ करेंगे। पहली बड़ी खबर, सुकमा के किस्ता ग्राम में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ खत्म हो गई है। 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। वहीं 3 जवान भी शहीद हुए हैं। 13 घायल जवानों को इलाज के लिए रायपुर लाया गया है। दूसरी बड़ी खबर, दमोह में पीने के पानी की मांग कर रही महिलाओं के प्रदर्शन से कलेक्टर को गुस्सा आ गया। पीने के पानी की व्यवस्था करने के बजाय कलेक्टर महिलाओं के प्रदर्शन पर भड़क उठे। तीसरी बड़ी खबर, बैतूल में मिड डे मील में दाल मांगने पर दलित छात्र को गाली मिली। दलित छात्र ने रसोइये से दाल मांगी तो उसने उसे गाली देकर मना कर दिया। चौथी बड़ी खबर, सीएम शिवराज की गोद ली बेटी रिंकी की शादी हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने स्वयं बारातियों का स्वागत किया। वहीं पत्नी साधना सिंह ने दुल्हन की शादी की पूरी तैयारी और व्यवस्थाएं उन्होंने देखी। पांचवी बड़ी खबर, 5 राज्यों में चुनाव का बिगुल बज चुका है। पश्चिम बंगाल में 6 और असम में 2 राउंड में वोटिंग होगी। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में 16 मई को मतदान है। 19 मई को 5 राज्यों के परिणाम आएंगे। और अब विस्तार से खबरों को देखते हैं। सुकमा के किस्ता ग्राम में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जारी मुठभेड़ खत्म हो गई है। इस मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हुए हैं। 10 नक्सलियों के भी मारे जाने की खबर। 13 जवान जो जख्मी हुए हैं उनको बेहतर इलाज के लिए रायपुर लाया गया। 12 जवानों को रामकृष्ण केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 1 जवान का एमएमआई अस्पताल में इलाज जारी है। इनमें से 6 जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के डीजी नक्सल ऑपरेशन डीएम अवस्थी ने अस्पताल का दौरा कर घायल जवानों का हाल जाना। गृह विभाग के संसदीय सचिव लाभचंद बाफना भी अस्पताल पहुंचे। आपको बता दें कि 2 जवानों का जगदलपुर में ही इलाज किया जा रहा है। 12 लोगों को लाया गया है और 12 जवान जो भी लाए गए हैं वो इतना बोल सकता हूं कि उनके जान का कोई खतरा नहीं है और हम पूरा संभव प्रयास करेंगे। क्रिटिकल हैं सर, 3-4 लोग ज़्यादा क्रिटिकल हैं, बट हमको पूरी उम्मीद है कि हम सबको बचा लेंगे। ख़त्म तो नहीं हुआ था, पर वो लोग एम्बुश लगा के हम लोग को फंसाए थे और हमने तरीके से मुकाबला किया उनका, क्योंकि जंगल उन्हीं का है, उन्हीं का मतलब क्षेत्र है। टोटल ऑटोमेटिक हथियार वाले थे और कम एज वाले थे, लगभग 25 से 30 के अंदर। बहुत बहादुरी से हमारी फोर्सेस लड़ के बाहर निकले हैं और कल रेस्क्यू ऑपरेशन जो चलाया गया, आज सुबह 300-400 लोगों को वहाँ फिर से अंदर भेजा गया था। इन सब के निष्कर्ष में बड़ी मात्रा में नक्सली मारे गए होंगे, ऐसी संभावना है। साजिश तो बहुत बड़ी थी, मगर उस साजिश में ऐसी किस्टाराम और ऐसी एरिया में जाकर अगर हमारे इतने सुरक्षा के जवान लगे हुए हैं, इससे वहाँ के लोगों का मनोबल भी बढ़ा है और जो बड़ी घटना वो अंजाम देना चाहते थे उसमें उनको बहुत बड़ी मुक्ति मिली है, बहुत पराजित होना पड़ा है। और तो 13 घायल जवानों का इलाज रायपुर में किया जा रहा है। वहीं 2 जवानों का इलाज जगदलपुर में किया जा रहा है। और अब उन जवानों के बारे में बताते हैं जो सुकमा के किस्ता ग्राम में नक्सलियों से लड़ते हुए शहीद हुए। इनमें लिंगूराम मिंज, लक्ष्मण सिंह और फतेह सिंह शामिल हैं। फतेह सिंह सिवनी के रहने वाले थे। और अब बात नक्सलियों के सरेंडर की। आज नारायणपुर पुलिस के सामने 7 लाख के 3 इनामी समेत 6 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। हथियार डालने वाले 2 नक्सलियों पर 1 लाख और 1 नक्सली पर 5 लाख का इनाम घोषित था। बताया जा रहा है कि हथियार डालने वाले नक्सलियों में 1 एरिया कमांडर और बाकी जन मिलिशिया के सदस्य हैं। सरेंडर करने वाले नक्सलियों को सरकार की ओर से पुनर्वास योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसमें कुछ नक्सली मीडियम कार्डर के भी हैं, जैसे एक एरिया कमेटी मेंबर है जिसके ऊपर 5 लाख का इनाम है। काफ़ी समय से वो नक्सली के साथ सक्रिय था। इनकी पहचान गुप्त रखने के लिए नाम बदला गया है। और अब आपको बताते हैं, जब कलेक्टर साहब को गुस्सा आता है तो आखिर क्या होता है। मामला दमोह का है। पानी की किल्लत से परेशान कुछ महिलाएं हाथों में खाली मटके लेकर प्रदर्शन करने के लिए कलेक्टर साहब के दफ्तर पहुंची थीं, लेकिन महिलाओं का ये प्रदर्शन कलेक्टर श्रीनिवास शर्मा को बिल्कुल रास नहीं आया। कलेक्टर साहब महिलाओं को देखकर भड़क गए। अपना दर्द जिले के सबसे बड़े अधिकारी के सामने बयां करने पहुंची इन महिलाओं को कलेक्टर साहब ने जमकर लताड़ा। दमोह के नरसिंहगढ़ में पानी की कमी लगातार बनी हुई है।
लोगों को पीने का पानी नहीं मिला। रोज रोज पानी की कमी को झेल रही ये महिलाओं ने खाली मटके लेकर के कलेक्टर साहब के दफ्तर पर दस्तक दी। कलेक्टर अपने चैम्बर में थे और बड़ी तादाद में महिलाएं उनके दफ्तर के बाहर जमा थी। कलेक्टर जब अपने चैम्बर से निकलकर बाहर आए तो अपना आपा खो बैठे। समस्या सुनने की जगह कलेक्टर साहब महिलाओं पर जमकर बरसे। गुस्सा उतारने के बाद कलेक्टर साहब तो वापस अपने चैम्बर में चले गए, लेकिन प्रदर्शन के लिए आई महिलाओं ने कलेक्टर दफ्तर में जमकर बवाल किया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने वहीं एक के बाद एक मटके फोड़ने शुरू कर दिए। मामला बिगड़ता देख फौरन पुलिस को बुलाया गया। वहीं प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि उनके इलाके की सीमेंट फैक्ट्री की वजह से उनके पीने के पानी पर अंकुश लगा दिया गया है। महिलाओं ने चेतावनी दी है कि अगर पीने का पानी नहीं मिला तो मजबूरन उन्हें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। नहीं आ रहा तो ये लाने की क्या जरूरत है? यहाँ तभी तो पता चलता नहीं, पता नहीं चलेगा। ऐसे पता चलने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं लेके। पानी कब तक आए नरसिंहगढ़ में? ये हम नहीं बता सकते कब तक आएगा। कोई नहीं, पानी उपयोग नहीं होता। पानी बंद है, नल बंद हो गए हैं, पानी में फिर रहे ना कि वहाँ पानी नहीं मिल रहा, बच्चा भी परेशान है और बाइयाँ परेशान। बताओ मंजूरी करें कि हमारा पानी को करे, बहुत समस्या खराब है। टोटल बंद कर देना, फैक्ट्री ने बंद करो। 2 महीना से परेशान है हम लोग के लिए, जनता बहुत परेशान है। बैतूल में मिड डे मील के दौरान एक दलित बच्चे को तुअर दाल मांगने पर बदसलूकी का सामना करना पड़ा। यह मामला शाहपुर के सरकारी स्कूल में सामने आया। बच्चों को मिड डे मील परोसने के दौरान एक छात्र ने खाना बनाने वाले स्वयं सहायता समूह के रसोई से दाल मांगी। समूह के रसोइये ने गरीब छात्र को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर दाल परोसने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, इस महिला ने बच्चे का हाथ पकड़कर उसे स्कूल से बाहर भी निकाल दिया। 7वीं के इस छात्र और उसके परिवार वालों का आरोप है कि रसोइया इससे पहले भी छात्र के साथ ऐसा बर्ताव कर चुका है। इस छात्र के परिवार वाले बकरियां चराने का काम करते हैं। इस मामले में हंगामे के बाद स्कूल प्रबंधन ने मामले की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपी। भाई से तो उनने है ना उधर जात के बारे में जात-चीत बोलती कि आपकी मम्मी ने कभी खाई कि नहीं दाल, आपने 120 की दाल खाई कि नहीं, इसलिए जात-चीत के बारे में बोलने लग गई कि दाल कभी खाई कि नहीं बाप दादा ने। विवाद की जानकारी वरिष्ठ कार्यालय को पूर्व में दी गई है तथा भविष्य में भी इस प्रकार की विवाद एवं घटना होने की संभावना हो सकती है और अतः महोदय जी से निवेदन है कि उक्त घटना को ध्यान में रखते हुए रसोइयों के बीच किसी प्रकार का आगे विवाद न हो, इसका समाधान पूर्ण रूप से करने का। मध्याह्न भोजन में इस टाइप का एक प्रकरण जानकारी में आया है। उस मामले में बीओ से बात की थी मैंने, उन्होंने ये अवगत कराया कि संकुल प्राचार्य उसकी जांच करा रहे हैं। हम भी अपने स्तर से उसकी जांच करा के, और अगर कोई दोषी है, किसी ने इस टाइप की बात की है, तो उसके विरुद्ध हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश में बच्चों की खुदकुशी के मामले में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर हुआ है। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज विधायक रामनिवास राउत और आरिफ अकील की ओर से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया गया, जिसका सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आज बस्ते का बोझ बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा दबाव 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं पर है। सीएम के मुताबिक बच्चों पर दबाव बनाना अपराध की श्रेणी में। पता नहीं आज हमें क्या हो गया है, माता पिता भी बचपन में 2.5 साल के हुए नहीं कि नर्सरी में भेज देते हैं, पटक देते हैं। कई स्कूल अपनी रेपुटेशन बनाए रखने के लिए, रैंकिंग ठीक रहे, रेटिंग ठीक रहे, इसलिए अच्छे नंबर लाओ। हालत ये हो गई कि स्कूल से बस्ता लेके लौटे नहीं कि जाओ फिर ट्यूशन पढ़ने जाओ। उसके कारण बच्चों के जीवन की स्वाभाविकता समाप्त हो गई है, आनंद सब खत्म हो गया है, मानसिकता कुंठित जैसी हो जाती है और अवसाद की स्थिति में अपनी जीवन लीला को समाप्त करते हैं। मध्य प्रदेश में एक के बाद एक नौनिहालों के सुसाइड के केसेस ने सरकार तक को हिलाकर रख दिया है। यकीनन मामला बेहद ही संवेदनशील है। जिस तरह से बोर्ड परीक्षाओं के दौर में बेहद परेशान करने वाली खबरें आई, उन्होंने सरकार के साथ साथ विपक्ष को भी चिंता में डाल दिया। फिर एक अच्छे अंक केवल सफलता नहीं दिला सकते, इसलिए खेल कूद के अलावा कोई अच्छा संगीतकार हो सकता है, किसी की ड्रामे में भी रुचि हो सकती है, किसी की चित्रकला में रुचि हो सकती है, तो जो अलग अलग प्रतिभा का प्रकटीकरण होना चाहिए, उसको भी हम शिक्षा में विशेष रूप से स्थान देंगे। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस मसले को एक मुहिम के तौर पर लिया। इस मुद्दे पर हमारी कोशिश थी कि घटनाओं के हर पहलू पर जाया जाए। सुसाइड केसेस के आंकड़े एक गंभीर स्थिति की ओर इशारा कर रहे थे। 2 मार्च इंदौर की 10वीं की स्टूडेंट गुलजार ने खुदकुशी की।
2 मार्च को ही भोपाल की 9वीं की छात्रा प्रगति ने सुसाइड कर लिया। 27 फरवरी 9वीं के छात्र सुमित ने सुसाइड किया। 23 फरवरी 11वीं के छात्र आदित्यमान सिंह ने खुदकुशी की। 10 फरवरी इंजीनियरिंग की छात्रा मल्ला वेंकटेश ने जान दी। 1 फरवरी बीकॉम के छात्र अंकित ग्रोवर ने सुसाइड कर लिया। 18 जनवरी 8वीं में पढ़ने वाली छात्रा प्रिया कुशबंदिया ने जान दी। 13 जनवरी 11वीं की छात्रा सृष्टि ने खुदकुशी कर ली। अब सरकार ऐसी व्यवस्थाओं को डेवलप करने की बात कह रही है जिसमें हमारे नौनिहाल सुरक्षित हों। सदन की समिति एक रिपोर्ट सरकार को देगी, उस रिपोर्ट के आधार पर हम आगे और कैसी व्यवस्था करें, जो निष्कर्ष होंगे रिपोर्ट के उनको हम लागू करने का फिर आगे प्रयास करेंगे। बच्चों के ऊपर आने वाले पढ़ाई और स्कूलों के दबाव का जिक्र विपक्ष ने भी किया, जिस पर सरकार ने ठोस कदम उठाने की बात कही। जो बड़े बड़े स्कूल हैं वीवीआईपी लोगों के, यहाँ दबाव डाला जाता है, यहाँ मैडमों की मनमानी होती है, वहाँ स्कूल का सीआर बनाने की चिंता होती है, बच्चों का भविष्य बनाने की चिंता नहीं होती। इसी घटनाओं में मैं आप लोगों के माध्यम से पुलिस के अधिकारियों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि ऊपर वाले ने बच्चे तुम्हें भी दिए हैं, निष्पक्ष जांच करना। इसमें जैसा मैंने कहा कि तथ्यों के आधार पर ही कार्रवाई संभव है। आप जानते हैं बिना तथ्य के आप कार्रवाई कर नहीं सकते, वो उचित भी नहीं है। लेकिन अगर ये प्रमाणित होता है तथ्यों के आधार पर के दबाव बनाया गया है और उसका विपरीत प्रभाव मानसिकता पर पड़ा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। कंपटीशन के दौर में हमने हद से ज्यादा उम्मीदें कहीं नौनिहालों पर लादनी तो नहीं शुरू कर दी। जाने अनजाने इस पर विचार तो करना होगा, लेकिन बच्चों को भी ये समझाने की जरूरत है कि परीक्षाएं विषय के परख के लिए होती हैं, व्यक्तित्व या फिर बुद्धि की परख के लिए नहीं। ऐसे बहुत सारे व्यक्तित्व हैं जो अपने एकेडमिक या स्कूली शिक्षा के दौर में कभी भी बेहतर नहीं रहे, लेकिन उन्होंने एक मुकाम हासिल किया और समाज में अपनी पहचान बनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खनन माफियाओं को किसी का खौफ नहीं रहा। इस बात की तस्दीक मुरैना में हुए माफियाओं की गुंडागर्दी से भी साफ तौर पर होती है, जहां रेत के डंपर को रोकने वाले अधिकारियों पर डंडे और लाठियां बरसाई गईं, उन्हें जख्मी कर दिया गया और फिर डंपर को भी वो अपने साथ ले भागे। मध्य प्रदेश में खनन माफियाओं को किस तरह ना तो प्रशासन का कोई डर है, ना ही कानून की कोई चिंता, इसकी बानगी एक बार फिर से देखने को मिली है। गुरुवार की देर रात मुरैना में खनन माफियाओं ने न केवल रेत से भरा डंपर वन विभाग की टीम से छीन लिया, साथ ही वन विभाग के अधीक्षक के साथ साथ 3 लोगों को लाठी और डंडों से पीट कर अधमरा भी कर दिया। दरअसल वन विभाग अधीक्षक जेपी शर्मा अपने अमले, एसएएफ जवान और सराय छोला थाना पुलिस के साथ मिलकर रात्रि गश्त को निकले थे। ये लोग चंबल किनारे सर्च ऑपरेशन कर मुरैना शहर की ओर लौट रहे थे। उसी दौरान उन्होंने एक रेत से भरे डंपर को नेशनल हाईवे 3 पर रुकवा लिया। इस बीच वन अधीक्षक जेपी शर्मा का काफिला उनसे पीछे रह गया था, इसलिए डंपर ड्राइवर को बातों में उलझाकर उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान पीछे से एक गाड़ी में बंटी पहलवान अपने 3 साथियों के साथ आता है और जेपी शर्मा, डिप्टी रेंजर विशाल तोमर और एक वन अधीक्षक पर लाठी डंडों की बरसात कर देता है और मौका देखकर वो डंपर छुड़ाकर भाग जाता है। इस हमले में जेपी शर्मा और उसके साथियों को काफी चोटें भी आई हैं। हालांकि जब तक पीछे से एसएएफ की टीम मौके पर पहुंचती, तब तक वे लोग वहां से भाग चुके थे। वो बस हमारे 5-10 मिनट की हमारी बातचीत हुई, इसके 10 मिनट बाद वो आ गए। जब तक उस दौरान ही 5-10 मिनट के बीच में वो एक स्विफ्ट गाड़ी आई, स्विफ्ट गाड़ी वाले ने उसमें से लठ वठ निकाले और लठ बरसाना शुरू कर दिया। उसने आव देखा ना था अपना बंटी गुर्जर, तो आपने उसने प्राणघातक हमला किया, जान से मारने की धमकी दी। बोले देखो कैसे पकड़ते, बोले थाने में रिपोर्ट लिखाई तो जान से मारने। घायल हालात में जेपी शर्मा अपनी टीम के साथ सिविल लाइन थाना पहुंचते हैं और आरोपी बंटी पहलवान के खिलाफ मामला दर्ज कराते हैं। पुलिस ने भी शासकीय काम में बाधा पहुंचाने, मारपीट करने के साथ कई अलग अलग धाराओं पर केस दर्ज कर लिया है और घायलों को जिला अस्पताल भेज दिया गया है। इसमें उनको जयप्रकाश शर्मा जी एसडीओ फॉरेस्ट है, उनको चोट आई है। लाठी डंडों की मुदी चोट विशाल सिंह तोमर है वन रक्षक, उसको आई है। दोनों का मेडिकल कराया गया है।
जो कोई गंभीर चोट नहीं है। बंटी पहलवान और 3 अज्ञात उसके जो साथी थे उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब खनन माफियाओं ने सरकारी कर्मचारियों को अपना निशाना बनाया हो। खास बात तो ये है कि खनन माफियाओं के जहन में प्रशासन का जरा भी खौफ देखने को नहीं मिल रहा और धड़ल्ले से वो अपने कारोबार को पसारने में लगे हैं। शैलेंद्र सिंह भादुरिया, जी मीडिया, मुरैना। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के लिए विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। 4 अप्रैल से 16 मई तक चुनाव होंगे। 19 मई को रिजल्ट आएगा। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के लिए विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 4 अप्रैल से 16 मई तक चुनाव होंगे। इन चुनावों में करीब 17 करोड़ मतदाता 824 विधायकों का चुनाव करेंगे। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर 6 चरणों में 7 दिन चुनाव होंगे, क्योंकि पहले चरण में 2 दिन वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल में 4 और 11 अप्रैल, 17 अप्रैल, 21 अप्रैल, 25 अप्रैल, 30 अप्रैल और 5 मई को चुनाव होंगे। असम की 126 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण का चुनाव 4 अप्रैल को और दूसरे चरण का चुनाव 11 अप्रैल को होगा। तमिलनाडु की 234, केरल की 140 और पुडुचेरी की 30 सीटों पर एक चरण में 16 मई को चुनाव होंगे। वोटों की गिनती 19 मई को होगी। So the counting of votes in all states will be held on 19th May, 19th May, and the date before which Commission proposes to complete the election process is 21st May. तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव वाले सभी 5 राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इस बार चुनाव में सभी उम्मीदवारों की तस्वीर ईवीएम में रहेगी और नोटा के लिए चुनाव चिन्ह पहली बार दिया जाएगा। यमन में 4 भारतीय नर्सों समेत 16 लोगों की हत्या कर दी गई। एरेस शहर के एक वृद्धाश्रम पर कुछ बंदूकधारियों ने हमला करके मौत का तांडव मचाया। हमले के पीछे आईएसआईएस पर शक जाहिर किया जा रहा है। वहीं घटना के बाद विदेश मंत्रालय पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। यमन के शहर एडन के एक ओल्ड एज होम में हुए हमले में बंदूकधारियों ने 4 भारतीय नर्स समेत 16 लोगों की हत्या कर दी। मरने वाली चारों भारतीय नर्स मदर टेरेसा के संगठन मिशनरीज ऑफ चैरिटी से जुड़ी हुई थी। 4 बंदूकधारियों ने ओल्ड एज होम पर हमला करके सबसे पहले एक सुरक्षा गार्ड की हत्या की और उसके बाद वहां रहने वाले लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन शुरुआती छानबीन में हमलावरों को आईएसआईएस से जुड़ा बताया जा रहा है। यमन में गृह युद्ध चल रहा है और यहाँ आए दिन ऐसे हमले हो रहे हैं। और फिल्मों के भारत कुमार यानी मनोज कुमार को फिल्मों का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहब फाल्के सम्मान देने की घोषणा की गई। देश की धरती। भारत कुमार के नाम से मशहूर फिल्म अभिनेता मनोज कुमार को 2015 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। इसे सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान कहा जाता है। 78 साल के मनोज कुमार ने 1957 में फैशन फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। शहीद, उपकार, पूरब और पश्चिम और क्रांति जैसी देशभक्ति से भरपूर फिल्मों में अभिनय और निर्देशन के बाद मनोज कुमार को भारत कुमार का नाम दिया गया था। मनोज कुमार को 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और अगली खबर भोपाल से। भोपाल में गुरुवार को एक लड़की की हिम्मत के आगे लुटेरे पस्त होकर 9-2-11 हो गए। घटना कोलार इलाके की भूमिका रेजिडेंसी की है, जहां एक महिला और 3 युवक घर में लूट के इरादे से दाखिल हुए, लेकिन रीति जैन नाम की लड़की ने लुटेरों को 100 नंबर डायल कर फोन करने की धमकी दी, जिसके बाद लुटेरे भाग खड़े हुए। रीति को आईजी ने 10,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया। भोपाल की बहादुर बेटी रीति जैन से आज देर शाम गृहमंत्री बाबूलाल गौर ने मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने रीति जैन को 5,000 रुपए इनाम देने का ऐलान किया। आपको बता दें कि कोलार इलाके की भूमिका रेजिडेंसी में एक अकेली बच्ची ने 4 लुटेरों को भगाया था। एक महिला, कुल 4 लोग कोरियर के नाम से उसका दरवाज़ा खटखटाया। अंदर जाकर के उनने चोरी करने का, लूट करने का प्रयास किया है। जब बच्ची एक कमरे में अपने आप को बंद कर लिया, उसके बाद जब बच्ची को लगा कि ये लोग चले गए, तो उसने मोबाइल उठाया, 100 डायल करना चाहा। इसी बीच में बदमाशों को पता लगा ये फ़ोन कर रही है। बोले फ़ोन कर रही पुलिस को, चलो भागो। बड़े लोग भी अपराधियों से लड़ने की बजाय भागते हैं या उनसे बचाव के तरीके ढूंढते हैं, लेकिन बेटी ने हिम्मत दिखाई और हिम्मत के साथ उसने बताया भी है कि जिस तरह उसने पुलिस की सहायता लेने के लिए नंबर डायल किया, तो अपराधियों में इस बात का खौफ पैदा हुआ कि उसका नंबर शायद पुलिस को लग गया है और पुलिस आने वाली है, और अपराधी वहां से भाग गए।